तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, वैद्युत बल के संबंध में वैज्ञानिक कूलाम का नियम। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जो शायद ही आपको पता हो, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को पूरा देखें। चलिए जान लेते हैं वैद्युत बल के संबंध में वैज्ञानिक कूलाम का क्या नियम था। वैज्ञानिक कूलाम जो थे वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और उनका पूरा नाम था चार्ल्स अगस्टिन डे कूलाम। अब वैज्ञानिक कूलाम के अनुसार वैद्युत बल क्या होता है उसकी परिभाषा जान लेते हैं क्या है। किन्हीं भी दो बिंदु आवेशित कणों के मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। देखिए, दो बिंदु आवेशित कण, बिंदु आवेशित इसलिए है क्योंकि वो जो आवेशित कण है बहुत ही छोटे हैं, सूक्ष्म हैं, इसलिए इसको बिंदु आवेशित कण लिखा गया है। और उनके मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, यहाँ वैद्युत आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों लिखा गया है क्योंकि यदि बिंदु आवेशित कण समान प्रकृति के होंगे तो उनमें प्रतिकर्षण होगा और विपरीत प्रकृति के होंगे तो उनके बीच आकर्षण होगा, इसलिए यहाँ पर वैद्युत आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों लिखा गया है। तो वैद्युत आकर्षण और प्रतिकर्षण बल सदैव उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग, दूरी को हम r मानते हैं और r के वर्ग r² हो जाएगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तथा बल की दिशा उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। उन बिंदु आवेशित कणों पर जो बल लगता है उसकी दिशा उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी के ही दिशा में होती है। चलिए समझ लेते हैं इसको। मान लेते हैं कि Q1 और Q2 दो बिंदु आवेशित कण हैं और उनके बीच की दूरी r है। ठीक है, तो माना कि Q1 व Q2 आवेश युक्त कोई दो बिंदु आवेशित कण है, r दूरी पर स्थित है। यदि इनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल को F से व्यक्त करें, देखिए इनके मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल होगा यदि इसको हम F से व्यक्त करेंगे तो वैज्ञानिक कूलाम के अनुसार F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो दोनों समीकरण को हम एक समीकरण बना के लिखेंगे तो हो जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। जब हमारा प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो एक कांस्टेंट लिखते हैं। ठीक है, तो F बराबर कांस्टेंट इंटू Q1 Q2/r²। जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है और बराबर का चिन्ह लगता है तो एक कांस्टेंट आता है, नियतांक आता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है। यदि आवेशों Q1 व Q2 के मात्रक कूलाम में हो, कंडीशन दे रखी है, यदि आवेशों Q1 व Q2 के मात्रक कूलाम में एवं बल का मात्रक न्यूटन हो तथा दूरी का मात्रक मीटर में व्यक्त करें तथा दोनों आवेशित कणों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात हो, जो दोनों आवेशित कण रखे हैं हमारे Q1 व Q2 उनके बीच में वायु हो या निर्वात हो, तो ऐसी दशा में प्रयोगों द्वारा कांस्टेंट का मान निकला है हमारा 9 × 10⁹ न्यूटन। तो जो कांस्टेंट है उसका मान निकला 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी यूनिट होगी कांस्टेंट की, प्राप्त होता है। ठीक है, अतः ऐसी दशा में F0 इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमारे जो भी बिंदु आवेशित कण रखे हुए हैं वो वायु में रखे हैं या निर्वात में रखे हैं, इसलिए F0 से इसको दिखाया गया है। बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, कांस्टेंट के मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर के स्थान पर हम क्या रखते हैं 1/4πε0 रखना अधिक उपयुक्त होता क्योंकि ऐसा करने पर आगे के सूत्रों का निगमन सुगम हो जाता है। यदि हम सूत्र में 9 × 10⁹ रखेंगे तो हमें आगे के जो भी सूत्र का निगमन होगा, जितने भी सूत्रों का निगमन करेंगे हम आगे, तो उनका निगमन कठिन हो जाता है। इसलिए प्रयोगों द्वारा जो मान निकला था कांस्टेंट का उसका मान हम रखते हैं 1/4πε0। ठीक है,
तो कांस्टेंट की जगह हम 1/4πε0 रखते हैं, तो वहाँ ε0 की वैल्यू निकल के आती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ε0 को वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता, जो ε0 है ये, इसको हम कहेंगे वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। और जो वैद्युतशीलता क्या होती है, वैद्युतशीलता वैद्युत के गुणों को धारण करने की क्षमता होती है। ठीक है, वैद्युतशीलता वैद्युत के गुणों को धारण करने की क्षमता होती है, और ε0 को हम निर्वात की या वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, अतः स्पष्ट है, देखिए स्पष्ट है F0 बराबर 1/4πε0। ये हम कांस्टेंट की जगह पर रख दिए हैं 1/4πε0। ये प्रयोगों द्वारा इसका इतना मान आया है। ठीक है, तो Q1 इंटू Q2/r², ये हमारा पहला समीकरण बन गया। F0 बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r², ये हमारा पहला समीकरण मिला। ठीक है, ये समीकरण याद रखना, इसका जिक्र हम आगे करेंगे, तो इसको याद रखना। जहां पर 1/4πε0 इसका मान प्रयोगों द्वारा हमें 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर मिला था। ठीक है, यदि दोनों आवेशित कणों के मध्य वायु अथवा निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम, देख लीजिए, यदि दोनों आवेशित कणों के मध्य वायु अथवा निर्वात के अतिरिक्त कोई और माध्यम हो, जैसे कि अभ्रक हो, इंग्लिश में माइका कहेंगे, कागज हो, प्लास्टिक हो, सूखा कपड़ा हो, जल हो, आदि ऐसी वस्तुएं हो जो दूसरे माध्यम हो उन दोनों आवेशित कणों के बीच में, तो ऐसी दशा में क्या होगा, तो ऐसी दशा में दोनों आवेशित कणों के मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल क्या होगा, देखिए F बराबर 1/4πε। एप्साइनल क्या हो जाएगा यहाँ पर, माध्यम की वैद्युतशीलता, तो हो जाएगा F बराबर 1/4π एप्साइनल Q1 Q2/r², मात्रक होगा न्यूटन। जहां पर एप्साइनल माध्यम की वैद्युतशीलता है तथा अलग अलग माध्यमों के लिए इसका अलग अलग मान होता है। ठीक है, तथा नियत होता है। जैसे एप्साइनल जो होता है माध्यम की वैद्युतशीलता है, तो अलग अलग माध्यम की वैद्युतशीलता अलग अलग होती है और नियत होती है। ठीक है, तो माध्यम की वैद्युतशीलता जो होती है एप्साइनल बराबर होता है ε0 इंटू K। इसकी वैल्यू हम आगे रखेंगे, इसलिए इसको याद रखना। एप्साइनल का मान होता है एप्साइनल बराबर ε0 इंटू K होता है। ठीक है, जो माध्यम की वैद्युतशीलता है, जहां K को माध्यम का परावैद्युतांक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, K जो है यहाँ पर ये माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक है, तथा अलग अलग माध्यमों के लिए इसका अलग अलग मान होता है। जैसे अलग अलग माध्यम की वैद्युतशीलता अलग अलग होती है, उसी प्रकार अलग अलग माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है वो भी अलग अलग होता है और नियत होता है। ठीक है, परावैद्युतांक का केवल, देखिए परावैद्युतांक का केवल आंकिक मान ही होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। इसका मान आंकिक होता है, 1 2 3 ऐसे ही हो सकता है, इसका कोई मात्रक नहीं होती, विमाहीन राशि। ठीक है, उपरोक्त के आधार पर दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल क्या होगा, हमारा मेन फार्मूला निकल के आएगा F = 1/4π, और एप्साइनल की जगह हम क्या रखेंगे, ε0 इंटू K, क्योंकि हमने ऊपर ही बताया था एप्साइनल बराबर होता है ε0 इंटू K। ठीक है, Q1 Q2/r²। ठीक, तो हमारा मेन फार्मूला निकल के आया है, देखिए F बराबर 1/4π ε0 इंटू K इंटू Q1 Q2/r², मात्रक होगा न्यूटन। ये हमारा दूसरा समीकरण मिल गया। इसको भी याद रखना, इसका जिक्र हम आगे करेंगे वीडियो में। ठीक है, और ये जो फार्मूला है बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी बोर्ड 2021-22 के लिए। ठीक है, इसको ध्यान से आप पढ़िएगा और ध्यान से इसको नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है ये आपके लिए। इसी फार्मूले के आधार पर हम आगे के कई फार्मूले डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि एप्साइनल बराबर ε0 इंटू K होता है, तो एप्साइनल को यहीं रोके और इस एप्साइनल को हम इस साइड ट्रांसफर कर लिए, तो ε0 बराबर K। देखिए यहाँ से एक डिफिनीशन निकल के आ रही है, एक परिभाषा निकल के आ रही है। स्पष्ट है कि किसी माध्यम की वैद्युतशीलता एप्साइनल और तथा वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता ε0
तो हमारा आ रहा किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता के निष्पत्ति इंग्लिश में रेशियो कहेंगे या इसी को अनुपात बोलते हैं, को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक के, देखिए के है, ठीक है। तो किसी माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन और किसी निर्वात या वायु की जो वैद्युतशीलता है एप्सिलॉन 0, इसके रेशियो को हम कहते हैं कि किसी माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन और निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 के रेशियो को हम कहते हैं परावैद्युतांक, जिसे हम के से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक डिफिनीशन निकल आया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हम जान लेते हैं कि अलग अलग माध्यम के लिए उनका परावैद्युतांक क्या होता है। तो परावैद्युतांक एक मात्रकहीन तथा विमाहीन राशि है, इसका केवल आंकिक मान ही होता है। देखिए, तो हम यहाँ माध्यम ले लेते हैं, जैसे वायु ले ले। वायु के लिए के का मान 1 होता है, जल के लिए के का मान 80 होता है और धातु के लिए के का मान अनंत होता है, इनफाइनाइट, ठीक है। अलग अलग माध्यम के लिए परावैद्युतांक अलग अलग होता है और नियत होता है। हमने आगे ही वीडियो में बोला था कि समीकरण 1 और समीकरण को ध्यान में रखना, क्योंकि इसका जिक्र आगे करने वाले हैं। यहाँ देखिए, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर, देखिए समीकरण 2 हमारा था f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू Q1 Q2 अपान r², ठीक है। और हमारा समीकरण नंबर 1 था जो f0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r²। तो Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, r² से r² कैंसिल और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये कैंसिल। तो हमारा मेन आया 1/k, ठीक है। हमारा सिर्फ बचा 1/k। तो f/f0 बराबर 1/k, या इसी को हम लिख सकते हैं f0 बराबर f इंटू k, या इसी को हम लिख सकते हैं f बराबर f0/k, ठीक है। तो हम वीडियो के शुरू में ही बता दिए थे कि इस वीडियो में कुछ जानकारी देने वाले हैं, वो शायद आपको पता हो या ना पता हो। चलो देख लेते हैं क्या है ये जानकारी। हम लोग 2 शब्द सुने हैं, एक वैद्युत तथा एक विद्युत। तो इन दोनों शब्द में क्या अंतर होता है? अक्सर ही हम लोग सुनते हैं कि वैद्युत या विद्युत, ठीक है। तो इन दोनों शब्द में क्या अंतर होता है ये हम बताने जा रहे हैं। तो देख लीजिए, विद्युत शब्द का उपयोग तब करते हैं जब गतिमान आवेश से उत्पन्न प्रभाव का अध्ययन करते हैं, ठीक है। जैसे विद्युत धारा, जब आवेश गतिमान होता है या इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तभी विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो यदि हम आवेश गतिमान होता है और तब उसका प्रभाव जो होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम विद्युत शब्द वहाँ यूज करते हैं, विद्युत शब्द। और यही देख लिए, वैद्युत शब्द का उपयोग तब करते हैं जब स्थिर आवेश से उत्पन्न प्रभाव का अध्ययन करते हैं, जैसे वैद्युत विभव, वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र जो हम इस समय पढ़ रहे हैं, ये हम स्थिर आवेश से उत्पन्न जो प्रभाव होता है उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आई और आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।